हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एविडेंस की धारा 133 से लेकर 150 तक के बारे में। 133 कहती क्या है? सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं होगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर आधारित है। क्या फिर से बोल दे रहे हैं? सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं होगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर आधारित है। अब जो आदमी घूस ले रहा है, सरकारी अधिकारी, वो अपराधी है, जो दे रहा है वो सह अपराधी है। घूस लेना अपराध है और देना सह अपराधी है। लेकिन दो केस ऐसे होते हैं, दो मामले ऐसे होते हैं जब साथ में अपराध नहीं करते हैं फिर भी वह सह अपराधी की श्रेणी में आ जाते हैं। नंबर 1, चोरी अपने आप में अपराध है। जो चोरी का माल खरीदता है वो सह अपराधी होता है। और दूसरा कि कोई व्यक्ति अपराधी की इस सीमा तक मदद करता है, कहीं देखो तुम बाहर खड़े रहना, हम लोग घर में डकैती डाल रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, कहीं पुलिस आ तो नहीं रही है, ये चीज़ है। और जो गुप्तचर होते हैं वो नहीं आएंगे। बलात्कार की पीड़ित है वो सह अपराधी की श्रेणी में नहीं आएगी। ट्रैप साक्षी हैं, ट्रैप विटनेस है, वो नहीं आएंगे। और किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है वो नहीं आएगा। ठीक। अब इसमें एक प्रश्न आता है 133 और 114 के दृष्टांत खा में। 114 का दृष्टांत खा ये कहता है न्यायालय उद्धारणा कर सकेगा कि सह अपराधी का साक्ष्य तब तक विश्वसनीय नहीं है जब तक कि उसकी अन्य साक्ष्यों से पुष्टि नहीं हो जाती है। 114 का दृष्टांत खा तो ये कहता है और 133 क्या कहती है? सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाएगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर आधारित है। तो फिर मतलब क्या हुआ? 114 के दृष्टांत खा में प्रिज्यूम कर सकेगा लगा है, मतलब कि उपधारणा खंडनीय है। और 133 की उपधारणा खंडनीय और अखंडनीय दोनों है। 134 क्या कहती है? साक्ष्यों की संख्या कितनी होगी? साक्ष्य तौला जाता है, गिना नहीं जाता। साक्ष्य तौला जाता है, गिना नहीं जाता। छोटा व्यक्ति है, 12 साल का है, भी सही है, देने में सक्षम साक्षी है तो उसका माना जाएगा। ये नहीं है कि हमारे पास 11 साक्षी है, तुम्हारे पास 3 साक्षी है ना। साक्ष्य तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। 135 में क्रम हो गया। 136 में ग्राह्यता है। न्यायालय किन साक्ष्य को ग्राह्य करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 136 में क्या कहता है? 136 की जो परिभाषा की भाषा है वो क्या कहती है? जब कोई साक्षी या पक्षकारों में से कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देना चाहता है तब न्यायालय पूछता है कि यदि ये साबित हो जाए तो ये किस प्रकार सुसंगत है, और यदि सुसंगत हैं तो न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को ग्राह्य कर सकेगा। फिर इसी के दूसरे भाग में इन्होंने क्या कह दिया है कि यदि किसी की साक्ष्य को साबित होने के लिए किसी अन्य साक्ष्य का साबित होना आवश्यक है तो पहले अन्य साक्ष्य साबित होना चाहिए। अब उदाहरण ले लीजिए, जैसे मृत्युकालिक कथन साबित करना है तो पहले तो ये साबित करना होगा कि वो आदमी मर गया है। या कोई व्यक्ति द्वितीय दस्तावेज पेश करना चाहता है तो पहले ये साबित करना होगा कि पहला वाला खो गया है, मिल नहीं सकता है, लाया नहीं जा सकता है, तभी माना जाएगा। यहाँ पर न्यायालय की ग्राह्यता के बारे में है कि न्यायालय किन साक्ष्यों को ग्राह्य करेगा। 137 परीक्षा 138 परीक्षाओं का क्रम। जरा यहाँ समझ लीजिए, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें दिक्कत होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने मुकदमा दाखिल किया, वो अभियोजन पक्ष हो गया। अभियोजन पक्ष अपने बात को साबित करने के लिए एक साक्षी लेके आएगा, तो साक्षी जब अपनी बात रखेगा तो इसको बोलते हैं चीफ एग्जामिनेशन या मुख्य परीक्षा। और उधर से फिर क्या होगा भाई, जो प्रतिवादी का वकील होगा वो उससे पूछेगा, तो ये क्या हो गया? प्रतिपरीक्षा। मतलब जब अभियोजन ने अपने साक्षी को पेश किया तो ये उसने अपनी बात सारी रखी, तो ये क्या हो गया? चीफ एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा। और
और प्रतिवादी के वकील ने उससे क्रॉस किया कि भाई उसके बारे में पूछा और जानकारी ली, तो ये हो गई प्रतिपरीक्षा। यहाँ ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यदि मुख्य परीक्षा के बाद यदि साक्षी नहीं आता है या प्रतिवादी को उसकी प्रतिपरीक्षा करने का मौका नहीं मिला, तो उस साक्षी के साक्ष्य का कोई भी मूल्य नहीं होगा। ठीक, अब मुख्य परीक्षा हो गई, प्रतिपरीक्षा हो गई। साक्षी ने क्या कहा कि जब मैं मुख्य साक्ष्य दे रहा था उसमें कुछ प्रश्न सर छूट गए थे, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। तो प्रतिवादी का वकील क्या कहेगा, सर ये जब नई बात करेंगे तो हमको नए क्वेश्चन भी इनसे पूछने का मौका मिलना चाहिए। तो जब वादी का अभियोजन पक्ष का साक्षी पुनः परीक्षा देता है, जब कुछ चीज़ साक्ष्य छूट चुके होते हैं तो पुनः परीक्षा, तो प्रतिवादी का वकील क्या करेगा, पुनः प्रतिपरीक्षा करेगा। ये पूरा क्रम है, मतलब मुख्य परीक्षा, फिर प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा और पुनः प्रतिपरीक्षा। 139 में क्या है, 139 ये कहती है जब किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए समन किया जाए और वो न्यायालय में दस्तावेज पेश करने आता है तो वो साक्षी नहीं होता है, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती है। भाई वो तो दस्तावेज पेश करने आया था और प्रतिवादी को हमसे परीक्षा करना चाहते हैं, प्रतिपरीक्षा करना चाहते हैं, तो नहीं। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय में दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जाता है तो वो साक्षी नहीं होता है और इसलिए उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती है। 140 में सील के बारे में, मुख्य परीक्षा प्रतिपरीक्षा के बारे में पूछा जा सकेगी, उसकी की जा सकेगी सील के बारे में। 141 सूचक प्रश्न, सूचक प्रश्न मतलब उत्तर सुझाने वाला प्रश्न। 140 सूचक प्रश्न हो गया, 141 सूचक प्रश्न हो गया। 42 कब सूचक प्रश्न पूछे जा सकेंगे, पहले सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जा सकेंगे, तो मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जा सकेंगे, और कब पूछे जा सकेंगे तो प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे। मतलब 140 सील के बारे में, 141 सूचक प्रश्न, 142 सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जा सकेंगे और 43 कब पूछे जा सकेंगे। तो इसमें एक प्रश्न आता है कब पूछे जा सकेंगे, तो प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते हैं। अब जब साक्षी ही पक्षद्रोही हो जाता है तो न्यायालय की इजाज़त से पूछ ले तो बात अलग है मुख्य परीक्षा में, वरना नहीं। अब 144 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में साक्ष्य, लेखबद्ध कथनों के बारे में साक्ष्य जरा देख लें। 44 ही है 144 लेखबद्ध कथनों के बारे में साक्ष्य, लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य, लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। 144 क्या कहती है, लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। अब इसमें क्या है, जब कोई साक्षी साक्ष्य देता है उससे पूछा जाता है कि जो बात आप कह रहे हैं किसी संहिता में, किसी अन्य चीज़ में वो लिखी तो नहीं है, किसी संविधा में या अन्य बयान में या किसी भाग में अंतर्विष्ट तो नहीं है किसी दस्तावेज में। और साक्षी कहता है साहब हाँ दस्तावेज में अंतर्विष्ट है, तो न्यायालय कहेगा उस दस्तावेज को पेश करिएगा और उसे साक्ष्य देने के लिए तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि उस दस्तावेज को पेश नहीं कर दिया जाता। मतलब जब लिखित बारे में पूछा जा रहा है तो जब किसी साक्षी से ये कहा जाता है जो आप बात कह रहे हो ये कहीं किसी दस्तावेज में या संविधा में या अन्य किसी भाग में अंतर्विष्ट तो नहीं है, और साक्षी कहता है सारी इसका तो लिखित स्टेटमेंट है, तो न्यायालय क्या कहेगा, वो वही कॉपी ले आओ आप, और तब तक साक्ष्य देने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो अंतर्विष्ट दस्तावेज पेश नहीं कर दिया जाता तब तक। यहाँ पर एक स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण को एक उदाहरण के माध्यम से समझा दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 144 का आ जाता है क्योंकि इसमें मौखिक साक्ष्य ग्राह्य हो जाता है और भले ही उसे जानकारी ना हो। प्रश्न ये था ए ने बी पर हमला किया कि नहीं किया, ठीक, ए ने बी पर हमला किया कि नहीं किया, ये प्रश्न था। सी कहता है मैंने ए को डी से, सी क्या कहता है, मैंने ए को डी से ये कहते सुना है कि उसने एक पत्र भेजा था और उसमें गलत सलत बात मेरे बारे में कही थी, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। ए का आशय दर्शित होता है बी पर हमला करने का, भले ही दस्तावेज में जो पत्र को साबित न किया गया हो, सी ने मौखिक साक्ष्य दिया है, वो सुसंगत है और माना जाएगा।
ठीक है, ये पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे मतलब लेखबद्ध कथनों के बारे में सच हो गया। 144 145 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। 145 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। अब इसमें क्या है, जब किसी साक्षी ने 161 के बयान के तहत या किसी तरह कोई चीज लिखित में दी गई है, तब प्रतिवादी का वकील जो उसने लिखित में पहले दे रखी है उसको दिखाए बिना, साबित किए बिना प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। लेकिन यदि प्रतिवादी के वकील का उद्देश्य उस साक्ष्य को खंडन करने का है तो फिर साक्षी को का ध्यान उस ओर आकर्षित कराएगा कि पहले श्रीमान जी आप ये बोल चुके हैं, आप सोच के बोलिएगा यदि खंडन करना चाहते हैं तो। ये 145 की मूल थीम है, मतलब पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। ऐसे बिना दिखाए, बिना साबित किए, बिना उसकी प्रतिपरीक्षा तो कर लोगे, लेकिन जब खंडन करने का आशय होगा तो उसे बताओगे। 145 हो गया। 146 साक्ष्य के बारे में है, फिर ये एक एक लाइन के हैं प्रतिपरीक्षा में। 147 प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न हो गया। 148 में क्या, 146 में प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न हो गया। 146 में 47 में साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा, वो 132 को ध्यान में रखेंगे। इसमें 132 में क्या था, 132 में यह था कि किसी व्यक्ति को यदि फोर्स किया जाएगा और वो कहता है साहब हम तो उत्तर देंगे तो फंस जाएगा, लेकिन वो बताता है तो उसके खिलाफ केस नहीं होगा। 148 में न्यायालय विमर्श करेगा प्रश्न कब पूछा जाएगा और उत्तर कब देने के लिए विवश किया जाएगा। न्यायालय तय करेगा साक्षी से प्रश्न कब पूछा जाएगा और उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहीं पर 148 का 4 न्यायालय प्रश्न पूछता है और उत्तर नहीं देता है, तो न्यायालय क्या उदाहरण करेगा कि यदि उत्तर देता तो इसके खिलाफ होता। 148 को हम जोड़ लेते हैं 164 से। न्यायालय किसी वादी से कहता दस्तावेज पेश करो और वो पेश नहीं करता है तो समझ लेगा कि दस्तावेज पेश करता तो उसके खिलाफ होता। यहाँ 148(4) और 164 को दोनों रिलेट करके रखिएगा। 148(4) में स्टेटमेंट है, पूछने के लिए है, और 164 में दस्तावेज के लिए है। 149 युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछोगे भाई जो कोई भी प्रतिवादी का वकील है पूछना चाहता है साक्षी से प्रश्न या किसी से, तो आप आधार होना चाहिए ना कि उसे पता चलता है यार ये तो डकैत है, तो पूछ सकता क्या आप इससे पहले डकैत थे, तो ये युक्तियुक्त आधार है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन न जान न पहचान, एक प्रोफेसर साहब खड़े सुना है कि तुम पहले डकैत थे, अटकल पच्चू एक शब्द यूज हुआ है, ऐसे पूछते हो, ये युक्तियुक्त नहीं है, अर्थात ये अयुक्तियुक्त है। तो 2-3 दृष्टांत दिए हैं, देखना है आपको। 150 क्या कहती है, जज साहब कहते हैं कि ये प्रश्न ना पूछो। अब कोई वकील साहब स्त्री के बारे में, लैंगिक के बारे में उल्टे सीधे प्रश्न कर रहे हैं और जज साहब रोक रहे हैं, मान ही नहीं रहे वकील साहब, अब क्या करें? जज साहब शिकायत कहाँ करेंगे? उच्च न्यायालय में या फिर जो वकील जिसके अधीन है बार काउंसिल में। ये 150 है। 151 से लेके 167 तक अगले भाग में हम इसे डालेंगे। ये वीडियो कैसा लगा देखें, आगे बढ़ाएं। यदि यही चीज़ आप 2-3 बार सुन लेंगे तो भी के हिसाब से आपका काफ़ी तैयार हो जाएगा। जो प्रश्न मुख्य परीक्षा में आते हैं मैं उन्हें बोल देता हूँ और आप उनको 2 बार 3 बार सुन सकते हैं। धन्यवाद, देखिए और इसे आगे बढ़ाइए।